नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन के लिए सबसे अहम है, लेकिन जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जल संसाधनों का जो विरोधाभास है वो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। तो चलिए बिना देर किए जल संकट से लेकर जल संरक्षण तक की इस दिलचस्प यात्रा को गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन हैरान करने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ये देखकर तो यही लगता है ना कि इस नीले ग्रह पर पानी की तो कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहीं पर छिपी है। पानी की इतनी भारी प्रचुरता के बावजूद इसमें से जो हमारे इस्तेमाल के लायक फ्रेश वाटर यानी अलवणीय जल है, उसका अनुपात सच में बहुत ही कम है। और यही भारी विरोधाभास इस एक्सप्लेनर की मुख्य समस्या को स्थापित करता है। आज की हमारी ये चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहला, जल दुर्लभता का संकट। दूसरा, इस दुर्लभता के मुख्य कारण। तीसरा, बांध जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। चौथा, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चुनौतियां। और आखिर में वर्षा जल संग्रहण की विधियां। तो चलिए सबसे पहले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। जल दुर्लभता एक संकट। अक्सर हमें लगता है कि पानी की कमी का मतलब सिर्फ रेगिस्तान या कम बारिश वाले इलाके हैं, है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और व्यापक संकट है। पानी एक नवीकरण योग्य संसाधन तो है, लेकिन इसका लगातार अतिशोषण, बेतहाशा इस्तेमाल और अलग-अलग वर्गों के बीच इसके असमान वितरण ने इस दुर्लभता को जन्म दिया है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। आखिर इस भारी दुर्लभता के मुख्य कारण हैं क्या? अगर हम इसके मुख्य कारणों को देखें तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ज्यादा अनाज चाहिए, जिसके लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया गया है और इससे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। इसके साथ ही तेजी से हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण ने भी हमारे सीमित पानी पर भारी दबाव डाल दिया है। और हाँ, जो पानी बच भी गया है उसे हमने रसायनों, औद्योगिक और घरेलू कचरे से इतना प्रदूषित कर दिया है कि वो अब इंसान के इस्तेमाल के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस डेटा को देखिए। ये 22% का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। आधुनिक उद्योगों को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है और आज भारत में कुल बिजली का लगभग 22% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आधुनिक जीवन शैली पानी पर कितनी गहराई से निर्भर है। चलिए अब अपनी चर्चा के तीसरे भाग की ओर चलते हैं। बांध, आधुनिक भारत के मंदिर। आज़ादी के बाद देश में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को एक बहुत बड़े समाधान के तौर पर देखा गया। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि जवाहरलाल नेहरू जी इतने उत्साहित थे कि वो गर्व से इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। भाखड़ा नांगल और हीराकुड जैसी विशाल परियोजनाओं को राष्ट्रीय विकास, कृषि और औद्योगिक समृद्धि को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन माना गया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आइए देखते हैं भाग 4, बहुउद्देश्य परियोजनाओं की चुनौतियां। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि इन बड़े बांधों के कई इच्छित लाभ हैं, जैसे सिंचाई, बिजली बनाना या बाढ़ को रोकना। लेकिन असल में इनकी एक बहुत भारी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिन बांधों को बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था, कई बार वही जलाशयों में भारी गाद या तलछट जमा होने की वजह से अचानक आने वाली भयंकर बाढ़ का कारण बन जाते हैं। और इन परियोजनाओं का प्रभाव सब पर एक जैसा नहीं होता। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के भारी विस्थापन और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के इर्द गिर्द केंद्रित है। दूसरी तरफ कृष्णा गोदावरी विवाद हमें दिखाता है कि पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच भी गहरे मतभेद हो जाते हैं। यानी एक ही परियोजना के लाभ और नुकसान का अनुभव अलग-अलग समूहों के लिए बिल्कुल अलग-अलग होता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है, क्या इन भारी भरकम और विवादित ढांचों के अलावा हमारे पास कोई बेहतर और पारिस्थितिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित विकल्प मौजूद है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे 5वें और आखिरी भाग में, वर्षा जल संग्रहण की विधियां। भारत के अलग-अलग भौगोलिक भौतिक क्षेत्रों में सदियों से पानी सहेजने की शानदार प्राचीन प्रणालियां काम कर रही हैं। आप इस टेबल में देखिए, पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी इलाकों में गुल या कुल बनाए जाते हैं।
वहीं राजस्थान के सूखे इलाकों में खादीन, जोहड़ या भूमिगत टांका का चलन है। और अगर हम मेघालय के शिलोंग जैसे क्षेत्रों में जाएं, तो वहां बांस के जरिए ड्रिप सिंचाई आज भी बहुत आम है। ये सदियों पुरानी तकनीकें न सिर्फ कारगर हैं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। खासकर अगर हम राजस्थान के टांका सिस्टम की बात करें, तो इसकी कार्यप्रणाली सच में कमाल की है। होता क्या है कि ढलवां छत पर गिरने वाला बारिश का पानी पीवीसी पाइपों के जरिए सीधा एक अंडरग्राउंड हौज यानी टांके में जाता है। इस तरह शुद्ध वर्षा जल को गर्मियों के सूखे मौसम के लिए सुरक्षित जमा कर लिया जाता है ना? ये जल संचयन की एक अद्भुत और कुशल व्यवस्था। और बहुत ही सकारात्मक बात यह है कि अब आधुनिक सरकारें भी इन पारंपरिक तरीकों के महत्व को समझ रही हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी बढ़ती आबादी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। जल संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये किसी को भी डराने के लिए काफी है। अनुमान है कि साल 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोग पानी की नितांत कमी यानी एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी का सामना करेंगे। 20 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो इस खतरनाक भविष्यवाणी के बीच हम सबको एक सवाल पर सोचना होगा, क्या 20 करोड़ लोगों के पानी के मोहताज होने से पहले हमारा समाज समय रहते इन स्थायी जल संरक्षण विधियों को पूरी तरह से अपना लेगा, या फिर हम कुओं के पूरी तरह से सूख जाने का इंतजार करेंगे? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको जल संरक्षण के इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर सोचने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा।